21 जनवरी 2026 की ये बात है। गणपत सैनी नाम का एक व्यक्ति नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद कहता है कि साहब, मेरी बेटी जिसका के नाम काजल सैनी है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, वो 18 जनवरी 2026 की रात से लापता है, गायब है। उसको हर जगह तलाश किया गया, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जहां जहां उसका संपर्क था वहां वहां, लेकिन उस लड़की का कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस वालों को पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि साहब, जो घर की बैक साइड में हनीफ नाम के व्यक्ति का घर है, उसका दूसरे नंबर का जो बेटा है, जिसका के नाम अरमान है, दरअसल अरमान ही उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया होगा। ऐसे पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि एक तहरीर दे दो। तहरीर के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। आर्टिकल नंबर 17/26 BANS की धारा 87 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब जो लड़के के परिवार वाले होते हैं, उनसे संपर्क किया जाता है, उन्हें थाने बुलाया जाता है, थाने बुला के उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि मोहम्मद हनीफ जो होते हैं, वो कहते हैं मैं भी कई बार थाने के चक्कर काट चुका हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुनने को राजी। मैंने भी आकर यही बात बताई कि मेरा बेटा रात 9:30 बजे से 18 फरवरी से गायब है, लापता है, उसे आप ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी पुलिस वाले धमकाते हुए कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके लड़के को वापस भिजवा देना और साथ ही उस लड़की को भी, लेकिन अगर वो नहीं आए तो फिर देखना क्या होता है। इस तरह की बातें जब नजदीकी पुलिस स्टेशन वाले सुनते नहीं है, तभी परिवार पिता पहुंच जाता है मुरादाबाद के एसएसपी के पास और जाकर पूरी कहानी बयां करता है कि साहब, 18 जनवरी 2026 की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास उनका बेटा गायब हो चुका है, मिल नहीं रहा है, उसे हर जगह तलाश किया गया, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। एसपी ने जैसे ही ये बात सुनी, संबंधित थानेदार को फोन करके बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मामला क्या है। तो थानेदार कहते हैं कि साहब, लड़की के परिवार वाले भी आए हैं और लड़के के परिवार वाले भी आ रहे हैं, हम करें तो करें क्या। तभी एसएसपी ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष रूप से जांच कीजिए, जांच करने के बाद जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह मत टालिए। अब इसके बाद फिर थानेदार ने इस मामले को गंभीरता से ले लिया और गंभीरता से लेने के बाद एक एक कड़ी जोड़ना शुरू किया तो पता चला कि लड़का और लड़की का दोनों का कत्ल हो चुका है और कत्ल होने के बाद उन्हें लगभग घर से 2 किलोमीटर दूर 10 फुट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया, यानी कि दबा दिया गया था। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पूरा गांव एक छावनी में तब्दील हो गया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं साकिर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं रियल क्राइम स्टोरी। आज ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये है मुरादाबाद जिला। उसमें एक थाना लगता है पाकबाड़ा, पाकबाड़ा में एक गांव लगता है उमरी सब्जीपुर। ये साल 2021 की बात है। एक लड़की होती है काजल सैनी और एक लड़का होता है अरमान नाम का। दोनों को किसी ने एक साथ देख लिया था। जैसे ही इन दोनों को एक साथ देखा तो इनके लड़की के परिवार वालों को जाकर ये सूचना देता है, तो वैसे भी तुम्हारा मजहब अलग है, लड़की और लड़के का मजहब अलग है, अगर ये बात कहीं आगे बढ़ गई तो बात बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, समाज में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे, इसीलिए अभी से ही इस मामले पे पूरी तरीके से रोकथाम लगा दो। जैसे ही ये बात सुनी जाती है, एक पंचायत आयोजित की जाती है। पंचायत में ये फैसला लिया जाता है कि लड़का और लड़की दोनों आपस में नहीं मिल सकते हैं। अगर इन्होंने मिलने की कोशिश की या अगर लड़का कहीं पर मिलते हुए दिखाई दिया तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब इस तरह का आदेश दिया जाता है तो लड़के और लड़की को याद आता है, क्योंकि वो बचपन में दोनों एक साथ पढ़ते थे। साथ पढ़ते पढ़ते कब वो गहरे दोस्त हो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। हालांकि लड़की ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, लेकिन लड़के के परिवार में कोई पढ़ाई का माहौल नहीं था। लड़के के परिवार में 5 भाई और इनकी 4 बहनें होती हैं। कुल मिलाकर 9 लोगों का परिवार होता है। घर में मेहनत मजदूरी या फिर टाइल्स लगाने का काम या फिर कोई टेक्निकल काम होता था, इस तरह का काम किया करते थे, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते थे। आखिरकार जैसे ही ये बात 2021 में पता चलती है, तभी लड़के को कहा जाता है कि लड़की से मिलने की कोशिश मत करना।
और फिर लड़के ने विदेश जाने का फैसला कर लिया। वो सीधा पहुंच जाता है सऊदी अरब। जाने के बाद वो टाइल्स और मार्बल का काम शुरू कर देता है। धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था और 2025 की ये बात है कि वो अपने देश इंडिया वापस आ जाता है। और जब इंडिया आता है तो जब तक वो मामला जो होता है वो पूरा शांत हो चुका होता है। जिस बात को लेकर पंचायत हुई थी, अब ना कोई लड़की वालों की तरफ से शिकायत थी और ना ही लड़के वालों की तरफ से शिकायत थी। लेकिन कोई नहीं जानता था इनकी व्हाट्सएप पे कॉल पे बात और वीडियो कॉल पे बात हुआ करती थी और यही चुपचाप सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद लड़का फैसला करता है कि मैं अब सऊदी अरब वापस नहीं जाऊंगा और यहीं रहकर वो काम करेगा। कुछ दिनों के बाद उसने अपने घर वालों से रजामंदी ले ली और मुरादाबाद में एक अपना काम डाल दिया। फिर जो उसने काम किया था, जो काम डाला था, वो अच्छे से काम चलने लगा। फिर उसका घर परिवार बहुत अच्छे तरीके से जी रहा था। ऐसे ही चलते चलते एक रात आती है, 18 जनवरी की रात, लगभग 9:30 बजे के आसपास का ये वाकया होता है। इसी बीच में वो खाना खाता होता है। खाना खाने के बाद अपनी माँ से कहता है मैं कुछ देर बाहर टहल के आता हूँ। और जैसे ही वो टहलने के लिए जाता है, लेकिन वो पूरी रात हो जाती है, वापस लौटकर नहीं आता है। और घर वाले, परिवार वाले ये अंदाजा लगा रहे थे कि वो किसी दोस्त के यहाँ जाके सो गया होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ था। वो बाहर जाता था और किसी दोस्त के यहाँ जाकर सो जाता था। अगली तारीख यानी 19 जनवरी 2026 की सुबह सुबह की बात है। मोहम्मद हनीफ अपने बच्चों से पूछते हैं कि अरमान दिखाई नहीं दे रहा, आखिर कहाँ चला गया। तभी घर वालों ने कहा वो रात 9:30 बजे से निकला था और अभी तक घर वापस लौटकर नहीं आया है। और जैसे ही पिता को अरमान के बारे में ये बात पता चलती है तो वो उसके जितने भी दोस्त थे उन सारे दोस्तों के पास जाते हैं। लेकिन वो दोस्तों के पास जाकर पूछते हैं। पूछताछ करने के बाद उन्हें उसका कोई अता पता नहीं चलता है। फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब कोई पता नहीं चलता है, 19 जनवरी का पूरा दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। फिर उसके सारे परिवार वाले ये फैसला करते हैं कि वो अब थाने जाकर उसकी शिकायत दर्ज करेंगे। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर वो बताते हैं कि मेरा 24 साल का बेटा है और वो 19 जनवरी रात 9:30 बजे से लापता है, यानी कि गायब है। पुलिस वालों को ये पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें टरका देते हैं। उनसे कहते हैं जाओ ढूंढ लो, कहीं जाके होगा, कहीं पे आसपास में मिल जाएगा 1-2 दिन में। तभी लड़के के पिता ने एक बात कही कि मेरे बेटे का एक पड़ोस की लड़की है जिसका कि नाम काजल सैनी है, उसके साथ प्रेम संबंध था। साहब आप एक बार उनसे पूछ लीजिए, उनसे पता कर लीजिए। जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी, पुलिस वालों को बहुत अटपटा सा लगा और उन्होंने टाला बलाई शुरू कर दी और उसको डांटते हैं, फटकारते हैं। डांट फटकार सुनने के बाद फिर उन्हें लगता है कि यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। फिर वो सीधा मुरादाबाद एसएसपी के पास पहुंच जाते हैं। एसएसपी अंतिल इनकी पूरी कहानी सुनते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद बताते हैं, फिर एसएसपी थानेदार को फोन करके बात करते हैं कि ये मेरे पास एक मोहम्मद हनीफ नाम के व्यक्तियां हैं, आपने इनकी बात क्यों नहीं सुनी। वो कहते हैं कि जो लड़की के परिवार से लड़की के पिता हैं, जिनका के नाम गणपत सैनी है, वो भी थाने आए थे, तहरीर देकर गए हैं। वो कह रहे थे कि साहब मेरी बेटी को इनका बेटा भगाकर ले गया है, आप जांच पड़ताल कर लीजिए। साहब मैं क्या करूं, जैसे ही मुझे इस मामले की तहरीर मिलती है मैं इसकी जांच पड़ताल कर रहा हूं। और जैसे ही ये पूरी बात एसएसपी को पता चलती है, फिर एसएसपी थानेदार से कहते हैं कि आप इस मामले की पूरी जांच करके मुझे इसकी रिपोर्ट जरूर चाहिए। और जैसे ही रिपोर्ट वाली बात आती है तो फिर गणपत सैनी के परिवार वालों से ये पुलिस वाले बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गणपत सैनी के 3 बेटे होते हैं, एक का नाम रिंकू और दूसरे वाले का नाम राजा होता है और तीसरे का नाम जो होता है सतीश। जब पुलिस वाले इनसे बातचीत करते हैं तो इनका बातचीत का तरीका कुछ अलग लगता है और जो गणपत सैनी होते हैं उन्होंने जो तहरीर दी थी उनकी बातचीत का तरीका अलग था। यानी कि पुलिस वालों को पूरी तरह ये बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर इन तीनों से जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं,
फिर पूछताछ करने के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल 18 जनवरी 2026 की जो रात होती है, अरमान अपने घर से खाना खा के निकलने के बाद सीधा अपने पड़ोस की लड़की के घर में कूद जाता है और दबे पांव उसके रूम तक चला जाता है। फिर आराम से उस लड़की के साथ यानी काजल सैनी के साथ लेट जाता है। बेड पर दोनों कुछ अलग ही स्थिति में थे। इसी बीच उसकी भाभी जो बाहर से गुजर रही थी तो उसको आवाजें आ रही थी। फिर उसको ऐसा शक हुआ कि कोई ना कोई काजल सैनी के कमरे में है, और जैसे ही उसने ये बात अपने पति को बताई तो पति एकदम सकपका जाता है और फिर अपने तीनों भाइयों को फोन कर कर बुलाता है। फिर मौके पर ही वो दोनों भाई भी आ जाते हैं। फिर जो अरमान होता है उसको वो तीनों मिलकर बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। और जब अरमान को पीट रहे थे तो काजल सैनी बार बार बीच में आ जाती है और कहती है, भैया इसको मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है। इस तरह की बात सुनने के बाद तीनों भाइयों को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसके हाथ पैर बांधकर लाठी डंडे से खूब पीटने लगते हैं, जब वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जो अरमान का घर होता है बिल्कुल इसकी दीवार के पीछे होता है, लेकिन उसकी चीखों की आवाज बाहर तक नहीं जा पा रही थी। जब वो थोड़ा और तेज चीखते हैं, फिर बाहर चीखने चिल्लाने की आवाज पहुंचती है। आसपास के लोग जो होते हैं उन्हें आवाज जाती है, वो लेकिन कहते हैं आज इन भाइयों ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है और शराब पीकर बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में उन्हें लड़की की भी आवाज आ रही थी, तो आसपास के लोगों को ये समझ नहीं आया कि इस घर में आखिरकार चल क्या रहा है। उनको लग रहा था शायद आपस में ही झगड़ा वगैरह हो गया है, लेकिन वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अरमान अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उधर काजल सैनी भी उसकी जान बचाने की तमाम कोशिशें कर रही थी, भैया इसको मत मारो। फिर उसके भाई फिर काजल सैनी को भी मारने लगते हैं, लेकिन उसका टारगेट काजल सैनी नहीं थी, वो उसको नहीं मारना चाहते थे। इसी बीच जो उनका भाई होता है सतीश, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद सतीश फावड़ा उठाता है और अरमान के ऊपर कई सारे बार पे वार कर देता है। और उसने अरमान पर वार किए तो काजल सैनी भी उसके बीच में आ जाती है। फिर वो ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, फिर वो काजल सैनी के ऊपर भी वैसे ही वार करता है और फिर उसको मारता है। ये दोनों मर जाते हैं। मरने के बाद फिर बोरी का इंतजाम किया जाता है। फिर इन दोनों की लाशें बोरी में रख दी जाती हैं और ये सोचने लगते हैं अब हम क्या करें। अगर इन दोनों की लाशें पकड़ी गई तो पुलिस आएगी, हमें पकड़ेगी और जेल भेजेगी, मारेगी, पीटेगी। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम इनकी लाश को कहीं दूर ले जाकर दफना देते हैं। फिर ये अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाते हैं और एक 10 फीट गहरा गड्ढा करते हैं, उसमें उन दोनों की लाश को दफना देते हैं। फिर अगली जो तारीख आती है, जो राजा राम होता है वो अपने राजमिस्त्री के काम पर निकल जाता है और फिर इनके सारे घर वाले इस तरीके से रह रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। फिर 19 तारीख की रात भी गुजर जाती है और 20 तारीख की रात भी गुजर जाती है, लेकिन गांव में एक तरीके की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है, क्योंकि जो मोहम्मद हनीफ होते हैं वो अपने बेटे को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ आसपास के लोग बताते हैं कि कल की रात यहाँ से इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर वो समझ गए रात कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है और उनकी बेटी भी घर पर दिखाई नहीं दे रही थी। इस बात से उनको पूरा अंदेशा हो गया था कि कुछ ना कुछ तो घर में अनर्थ हुआ है। उन तंग गलियों में उनकी आवाजें चीखों को पहुंचने में लगभग 3 दिन का समय लगता है। मोहम्मद हनीफ एसएसपी के पास जाते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इधर जो गणपत सैनी ने मुकदमा दर्ज कराया था, उसके बाद बताया जाता है कि गणपत सैनी को अपनी बेटी के गुम होने की कोई भी जानकारी नहीं थी। वो अपने तीनों बेटों पर गुस्से में थाने में ही बरस जाते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को मारकर ठीक नहीं किया। हालांकि इनके बारे में कुछ पता चलता है कि 16 साल पहले इन्होंने एक लड़के को गोली मार दी थी। गोली लगने के बाद वो लड़का मरा नहीं था, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर इस मामले पर इन पर एक एफआईआर दर्ज की जाती है। मामला कोर्ट कचहरी पहुंच जाता है। अदालत गणपत को 7 साल की सजा सुनाती है और 7 साल तक इसको सलाखों के पीछे रहना पड़ता है।
लगभग करीब 4 साल पहले गणपत जेल से छूट कर आता है। फिर जेल से आने के बाद वो एक सामान्य जीवन जी रहा था। फिर उसके बाद ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई कि इस हत्याकांड में कोई गणपत और उसकी पत्नी का कोई भी रोल नहीं है। सिर्फ रोल है तो उन तीनों बेटों का। पुलिस इन तीनों बेटों को लेकर जहां इन्होंने उनको दफनाया था उस गड्ढे पर जाते हैं। उसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से उस गड्ढे को खुदवाया जाता है। गड्ढा खुदवाने के बाद सबको बाहर निकाल लिया जाता है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम होने के बाद लड़की के परिवार वाले शामिल नहीं होते। फिर गांव के कुछ जिम्मेदार लोग मिलकर लड़की का अंतिम संस्कार कर देते हैं और जो लड़का होता है उसके घर वालों ने उसको सुपुर्दे खाक कर दिया। और जैसे ही ये बात गांव में फैलती है तो तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो जाए, क्योंकि लड़का अलग समुदाय से था और लड़की अलग समुदाय से। लगभग 3 टुकड़ी बीएससी की आती है और 11 थानों की पुलिस आती है। गांव के चप्पे चप्पे पर लग जाते हैं ताकि गांव का माहौल खराब ना हो पाए। फिर पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस कांड के पीछे ये बात हो सकती। और फिर जो दोषी पाए गए हैं उनको जेल भेजा गया है। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपना नाम अपना एड्रेस कमेंट में बताएं ताकि हम आपका नाम अगली वीडियो में ले सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।